प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव 3 पार्ट में वीडियो होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। अंतराल भाग 2, जिसमें 2 पार्ट है, कविता खंड और गद्य खंड। दूसरा पार्ट का वीडियो होगा अंतराल भाग 2 से, और तीसरा पार्ट का वीडियो होगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो अंतराल भाग 2 का हम लोग संपूर्ण जो ऑफिस के द्वारा एमसीक्यू जारी किया गया है, उसी को आप लोग को बताने वाला हूं, जो परीक्षा उपयोगी है। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य रख के सुनना है। लिखना है तो लिखिएगा और ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कविता खंड से पहला पार्ट, देवसेना का गीत। पहला क्वेश्चन है आपका, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो स्कंद गुप्त। देवसेना कौन थी? तो राजा बंधु वर्मा की बहन। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता आनंद अगड़ाई का आशय बताए। तो देवसेना एकांकी जीवन जीती रही। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? तो स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, ये तीनों थे, इसलिए उपयुक्त सभी। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? तो परमदत्त के साथ। उसके बाद कौरलिया का गीत। तो कौरलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? चंद्रगुप्त। कौरलिया कौन थी? तो सैल्यूकस की बेटी। कौरलिया किस नदी के तट पर गीत गाती थी? तो सिंधु नदी के तट पर। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? तो भारत देश में लोग प्रेम पूर्वक माहौल में रहते हैं। कौरलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? तो भारत के गौरव और विशेषताओं का बखान करना। दूसरा पाठ है आपका, गीत गाने दो मुझे। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो मतवाला। कवि निराला के बचपन का क्या नाम था? सूर्य कुमार। आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का भी प्राय है मृत्यु से। भर गया है जहर से में जहर से कवि का तात्पर्य है निराशा से। उसके बाद है सरोज स्मृति चैप्टर से। सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई? 1935। सरोज का विवाह अमूल्य नवल क्यों है? तो सादगी के लिए, पिता द्वारा पुष्प शेष तैयार करने के कारण और आत्मीय जनों की अनुपस्थिति कारण। तो आंसर हो गया ये सभी। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तब कवि की पत्नी का। सरोज के विवाह में कौन आमंत्रित थे? तो कोई नहीं। शकुंतला कौन थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका, जिसको कालिदास ने लिखा था। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो ननिहाल में। जलद शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो बादल। उर शब्द का क्या अर्थ होता है? हृदय। भर जलद धरा को ज्यों अपार में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। कांपा अंधेरों पर घर पर में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा चैप्टर है यह दीप अकेला। तो कवि अज्ञेय किस काव्यधारा के जनक कवि माने जाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा प्रयोगवाद के। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो शेखर एक जीवनी। यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है? तो समाज से। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है। समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, और व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है। तो ये सभी हो जाएगा। यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बावरा अहेरी से। फिर पार्ट 3 का ख पाठ है, मैंने देखा एक बूंद से। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो क्षण का। मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है? तो यहाँ हो जाएगा क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना, और मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमाई क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, ये सभी है। जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी सागर से पृथक होती है, तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है? तो वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह एक क्षण को गरिमाय मानती है। बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। तो ये सभी हो जाएगा।
चौथा चैप्टर है बनारस। किस शहर में बसंत अचानक आता है? तो बनारस। किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है? तो लहरतारा से। किसकी आंखों में अजीब सी नमी है? बंदर। बनारस में किसकी खड़ाव आज भी ज्यों की त्यों यथा स्थान रखी हुई है? तो तुलसीदास। बनारस कविता के कवि का नाम क्या है? तो केदारनाथ सिंह। पाठ 4 का है ख दिशा। तो कवि के प्रश्न पर बच्चे के अधर उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा। दिशा कविता का मूल भाव क्या है? तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। पांचवा चैप्टर चैप्टर है एक कम। तो एक कम कविता के कवि कौन है? तो विष्णु खरे। कविता में कवि ने किसके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो ईमानदार के प्रति। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? सन 1940। समाज में किस तरह के लोग संपन्न मतलब धनी बनते जा रहे हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु खरे की नहीं है? तो विपथगा। कविता के आधार पर 1947 के बाद किसका प्रभाव अधिक है? तो धोखेबाजों का। कविता के आधार पर कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है? तो धोखेबाज। चैप्टर 5 का है सत्य। सत्य कविता के आधार पर बताइए कि विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य का। पांडवों के माता का क्या नाम है? तो कुंती। सत्य कविता में किस युद्ध का वर्णन है? महाभारत। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो दृढ़ संकल्प होकर। सत्य कविता के कवि कौन है? विष्णु खरे। चैप्टर 6 से है बसंत आया। बसंत आया कविता के रचयिता, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय। कवि ने चिड़िया के चहकने की तुलना किससे की है? तो बहन के दाग कहने से। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? तो कैलेंडर से। कवि को डाग के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? तो कविताओं से। पीराय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पीले हो चुके। कवि ने निम्नलिखित में से बसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो पहला है ढाक के जंगल दहकते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं, ये सभी है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। छठा चैप्टर का है तोड़ो। तोड़ो कविता के निम्नलिखित में कौन सी शैली है? तो उद्बोधन शैली। कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? तो मन में व्याप्त उब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या प्रतिपाद क्या है? तो नव सृजन या नव निर्माण के लिए प्रेरित करना। चैप्टर 7 है भरत राम का प्रेम। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो बांदा उत्तर प्रदेश। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसी। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो राम भक्त। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? तो अवधी और ब्रज दोनों थी। तुलसीदास के राम स्वभाव से कैसे हैं? अति कृपालु। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? तो अयोध्या कांड। भरत राम को मनाने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? तो त्रिकुट। भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? तो राम को मनाने के लिए। सभा किस स्थल पर लगाई गई थी? तो त्रिकुट पर। भरत ने सब अनर्थ का मूल किसको माना है? तो स्वयं को। चैप्टर 7 का ही है पद। तो तुलसीदास जी के जीवन मृत्यु का उचित क्रम का चयन करें तो 1532 से 1623। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरिदास। तुलसीदास के आराध्य कौन है? राम। रही चक्की चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है? उपमा। कबहु प्रथम ज्यो ताड़ जगावती पंक्ति में अलंकार का विकल्प क्या होगा? तो अनुप्रास। चैप्टर 8 है आपका बारह मासा। तो बारह मासा जैसी के किस महाकाव्य से लिया गया है? तो पद्मावत से। बारह मासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? तो नागमती का। अघन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो दिन छोटे रातें बड़ी होती है। अघन मास में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारियां करने लगे हैं? तो सभी अपने घरों में गर्म कपड़े निकालने लगे। नागमती का खोया हुआ रूप रंग कैसे वापस आ सकता है? तो रत्नसेन के वापस आने पर। नागमती को कौन सी आग जला रही थी? तो वीरा की। अघन के बाद कौन सा महीना आता है? तो पूस का।
चकवा और चकवी का मिलन कब होता है? तो दिन में। नागमती ने वीरा को किसकी संज्ञा दी है? तो बाज की। नागमती की हड्डियां वीरा में कैसी हो गई है? तो शंख की तरह खोखली। माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति होती है? तो रुई के समान जलने लगती है। राजा रत्नसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसी रहती है? तो वह न तो श्रृंगार करती है, न आभूषण पहनती थी, वह न रंगीन वस्त्र पहनती थी, वह वियोग में रहती थी। ये सभी है तो उपयुक्त सभी है। नागमती वीरा की अग्नि में जलकर क्या बन गई थी? तो राख। 12 मासा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है? अवधी। शैचान शब्द का क्या अर्थ होता है? बाज। अब पाठ 9 से आपका पद। विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है? तो राधा कृष्ण। विद्यापति के पदों में नायिका अपने नायक के पास क्या भेजना चाहती है? पत्र। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा सहने में असमर्थ है? सावन। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया था? तो कृष्ण। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने का संतावना देते हैं? तो कार्तिक। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? प्रतिफल नवीन। सखिया नायिका से किस विषय के बारे में पूछ रही है? तो प्रेम के अनुभव के विषय में। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? शिव सिंह। राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? तो कमल से। पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आंखें बंद कर लेती है। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि है? तो आदिकाल भक्ति काल के। कोपल भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है? तो कान बंद कर लेती है। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? मैथिली। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान। नायिका भूमि पर बैठने के बाद उठ क्यों नहीं पाती है? तो बीरा पीड़ा से अत्यधिक कमजोर होने के कारण। राधा की व्यग्रता और अधिक कब बढ़ जाती है? तो कृष्ण का गुणगान करते समय, कृष्ण के रूप सौंदर्य का स्मरण करते समय और कृष्ण की सुंदरता का बखान करते समय। ये सभी हो जाएगा। कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहाँ? तो मथुरा। विद्यापति की रचनाएं हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। कुसुमित कानन कोकिल कलरव में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है? अत्यंत कमजोर। चैप्टर 10 से है कविता सवैया। कवि केशवदास किस काल के कवि है? आदिकाल। कवि केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555। केशवदास की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका। कवि केशवदास के अनुसार किस देवी की उदारता का गुणगान संभव नहीं है? तो देवी सरस्वती। षष्ठ मुख किसे कहा गया है? तो कार्तिकेय को। पंचवटी का प्रसंग किस से जुड़ा हुआ है? श्री राम से। बधोई बांध सो ना बनोयो उन बरधी बांधी के बाट करी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। अंगद द्वारा किसका उपहास किया गया है? रावण का। अंगद शीर्षक सवैया में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो वीर रस। चैप्टर 11 है कविता सवैया। धनानंद किस काल के कवि है? तो रीति काल। धनानंद के प्रेमिका का नाम बताए? सुजान। धनानंद की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवि प्रथम कवित्व किसको संबोधित करता है? तो प्रेमिका मतलब सुजान को। सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद की। धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो सुजान को। संकलित कविता में कवि धनानंद के कितने कवित्व और सवैये दिए गए हैं? तो 2 कवित्व 2 सवैया। धनानंद के प्राण किसमें अटके हुए हैं? तो सुजान के दर्शन में। निम्न में कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? तो रसिक प्रिय नहीं है, बाकी तीनों है। ये आपका काव्य खंड खत्म, मतलब कविता खंड खत्म। अब हम लोग गद्य खंड के भी प्रश्नों को देखेंगे तो हमारा अंतराल भाग 2 समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की छाया स्मृति निबंध की शैली में लिखा गया है? तो संस्मारक है। लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? तो मिर्जापुर में। मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? तो रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो भारत जीवन। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? तो फारसी।
उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते हैं? तो लक्ष्मीपुर। लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? तो हिंदी साहित्य के प्रति। लेखक को कितने साल की उम्र में ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो 16 वर्ष। लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष। दूसरा चैप्टर है सुमरिन के मन की। ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? तो अंधविश्वास। ढेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता था? तो शमशान की मिट्टी। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो 7 ढेले। युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में क्या माना जाता था? कि युवती से जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। बुझावल का क्या अर्थ है? मतलब पहेली। तीसरा चैप्टर है कच्चा चिट्ठा। तो ब्रज मोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो प्रयाग संग्रहालय के लिए। प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रज मोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा? तो डॉक्टर सतीश चंद्र काला को। मैं तो केवल निमित्त मात्र था पर अरुण के पीछे सूर्य था किसका कथन है? तो ब्रज मोहन व्यास का। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैसूर में। लेखक कौशाम्बी कब गया था? तो 1936 में। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए लिए थे? तो 2 रुपए। कौशाम्बी से पसोवा की दूरी कितनी है? तो 2.5 मील। कौशाम्बी लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? तो शिव जी। चतुर्मुख शिव की मूर्ति अंदर ध्यान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया? तो लेखक पर। लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया? तो मिठाई। बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? तो 8 फीट। कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्तियों में पुरानी है? तो बोधिसत्व की। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो श्री के.एन. दीक्षित। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपए एकत्र हो गए? तो 2 लाख। लेखक को संग्रहालय निर्माण के लिए भूखंड कहाँ मिला? तो कंपनी बाग में। संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो मास्टर साठे और मूता। कच्चा चिट्ठा ब्रज मोहन व्यास की किस रचना का अंश है? तो मेरा कच्चा शिक्षा मतलब आत्मकथा। लेखक 1 रुपए में कितनी अठन्नी भुनाना चाहता था? 3 अठन्नी। चौथा चैप्टर है संवदिया। तो संवदिया पाठ के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। संवदिया का नाम क्या था? हरगोविंद। संवदिया के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संवदिया हो सकता है? तो पेटू। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? तो जलालगढ़। मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो अपना उधार वसूलने। भथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किसने कहा था? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से। बड़ी बहुरिया ने संवदिया से कैसे मर जाने की बात कही? तो गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब कर। बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियाँ किस समय गांव आते थे? तो अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राख खर्च के लिए कितना रुपया दिया? 5 रुपया। हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या थी? लक्ष्मी। हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया का कर रही थी? तो सूपे में अनाज फटक रही थी। गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? तो कपड़ा। बड़ी बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा? तो बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? तो थाना बिहपुर में। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? तो 20 कोस। हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था? तो महावीर विक्रम बजरंगबली। गुल मोहम्मद आगा कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था? तो मोदियान के ओसारे में। हरगोविंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक का सफर कैसे तय किया? तो पैदल। हरगोविंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसे लगा?
तो चिड़चिड़ा। बड़ी बुढ़िया के कितने देवर थे? तो 3। 5वां चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासेर अराफत। तो नई तामिल पत्रिका के सह संपादक कौन थे? तो बलराज साहनी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? 7 बजे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है? तो महादेव देसाई, पृथ्वी सिंह आजाद और जापानी भिक्षु का। कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? तो शेख अब्दुल्ला। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 1915। निम्न में कौन सी रचना भीष्म साहनी द्वारा रचित है? तो भटकती राख, कबीरा खड़ा बाजार में और तमस, तीनों हैं। भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमस। लेखक और अराफत अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? तो साम्राज्यवादी शक्तियों की। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? तो यासेर अराफत का। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? तो 1938 के आसपास। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र नहीं किया है? तो नेपाली। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार था? तो वात्सल्यपूर्ण व्यवहार था। कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया? तो नेहरू जी का। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज का जिक्र किया? तो रावलपिंडी का। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे? तो 21 दिन। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ? तो 1938। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला कितनी दूरी पर था? तो 5 मील। रुग्ण का क्या तात्पर्य है? मतलब बीमार और अस्वस्थ दोनों है। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रावलपिंडी। भीष्म साहनी किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो पंजाब विश्वविद्यालय। 6ठा चैप्टर है शेख, पहचान, चार हाथ और साझा। तो लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? तो खरगोश। शेर लघु कथा के लेखक कौन है? तो असगर वजाहत। गधे ने लेखक के बात का क्या उत्तर दिया? तो हरी हरी घास का मैदान है। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? सन 1946। निम्न में कौन सी रचना असगर वजाहत की है? तो दिल्ली पहुंचना है। राजा आंखें मूंद कर करने का आदेश किसे देता है? तो प्रजा को। राजा ने कौन सा नया आदेश निकाला? तो होंठ सिलवा ले। पहचान लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो असगर वजाहत के द्वारा। पहचान लघु कथा के अनुसार राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो बहरी, गूंगी और अंधी। मालिक कैसा मजदूर चाहता था? तो 4 हाथों वाला। मजदूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने ऊंचे वेतन पर किसे नियुक्त किया था? तो वैज्ञानिकों को। मजदूर क्यों मर गए? तो लोहे के हाथ लगवाने पर। 4 हाथ लघु कथा के लेखक कौन है? तो असगर वजाहत। असगर वजाहत का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? तो गन्ने की। खेती के प्रत्येक बारीकी के बारे में किसे मालूम था? तो किसान को। फसल की सेवा कौन करता था? किसान। किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया? तो हाथी के साथ। किसान हाथी से पहले किसके किसके साथ साझे की खेती कर चुका था? तो शेर, चीता, मगरमच्छ सभी के साथ। 7वां चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं। जहां कोई वापसी नहीं पाठ किस विधा में है? तो यात्रा वृत्तांत है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है? तो विस्थापन की समस्या। लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौल गए थे? तो दिल्ली के लोकयान संस्था की तरफ से। भारत की सांस्कृतिक विरासत किस कारण जीवित है? तो मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के कारण। लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है? तो औद्योगिकीकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में न रखना। लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया है? तो सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव की। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से अमझर क्या है? तो गांव का नाम है। अमझर का क्या अर्थ होता है? तो आमों का झरना। लेखक को पेड़ों के मुक्त सत्याग्रह का अनुभव कहाँ से हुआ था? तो सिंगरौली से। चैप्टर 8 है यथास्मय रोचते विश्वम।
तो यथासमय रोस्ते विश्वम के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। यथासमय रोस्ते विश्वम का अर्थ होता है तो विश्व सुंदर है जैसा संसार है, दोनों है। रामविलास शर्मा की प्रयोगवादी कविता को उनके द्वारा संपादित किस शतक में स्थान मिला है? तो यहाँ हो जाएगा 4 शतक। यथासमय रोस्ते विश्वम कहाँ से संकलित है? तो विराट चिन्ह से। यथासमय रोस्ते विश्वम कौन सी विधा है? निबंध है। निराला की साहित्यिक साधना कितने खंडों में है? 3। किनके बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते हैं? तो यूनानी विद्वान। अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर किसने नारद से पूछा ऐसा मनुष्य कौन है? तो वाल्मीकि। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? तो पांचजन्य। हैमलेट किसकी रचना है? तो शेक्सपियर। कवि की तुलना किससे की गई है? प्रजापति। समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग क्षुब्ध और रुद्र स्वर को वाणी कौन देता है? तो कवि। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात ना होती। ये पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो यथासमय रोस्ते विश्वम से। किसका पांचजन्य समरभूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता? साहित्य। मानव संबंधों की दीपावली से ही हेलमेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ये पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो यथासमय रोस्ते विश्वम। चैप्टर 9 है दूसरा देवदास। दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो ममता कालिया। दूसरा देवदास किस विधा में लिखा गया है? तो कहानी है। पाठ के नायक का क्या नाम है? देवदास। ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? 1940। ममता कालिया का जन्म स्थान कहाँ है? मथुरा। कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है? तो हर की पौड़ी। मनोकामना की गांठ कहाँ बांधी गई थी? तो मनसा देवी के मंदिर में। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गोताखोरों को। गोधूली बेला का क्या अर्थ होता है? शाम का समय। लीलांजलि का क्या अर्थ होता है? तो आरती। युगल का अर्थ है जोड़ा। मन्नू कौन है? तो पारो का भतीजा। मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? तो 1.25 रुपये में। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंजा करता था? तो लता मंगेशकर का। पारो के साथ कौन था? तो भतीजा। चैप्टर 10 कुटज। तो कुटज पात्र के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किस कोटि का निबंध है? ललित। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? हिमालय। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। यक्ष को किसने श्राप दिया था? कुबेर ने। यक्ष निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करता था? तो रामगिरी। कालिदास किस भाषा के कवि है? संस्कृत। यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? तो मेघों द्वारा। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? तो अगस्त्य मुनि को। कुटज किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। तो बच्चों, ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव अंतरा भाग 2 के ऑफिशियल जारी किया गया एमसीक्यू प्रश्न। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।